मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत का भू राजस्व डाला है, जिसमें हमने दास वंश के समय जो भू राजस्व के 4 भाग थे उनका अध्ययन किया है। अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, दास वंश का ही भू राजस्व। भू राजस्व के संबंध में सर्वप्रथम विवरण हमें कुतुबुद्दीन के समय में फखरुद्दीन मुबारक शाह द्वारा दिए गए वर्णन से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ने शरह के अतिरिक्त समस्त करों को समाप्त करने का आदेश दिया था। यह 1/10 अथवा कभी कभी 1/20 भाग भी हुआ करता था। यद्यपि लेखकों ने इसका कोई विस्तृत वर्णन हमको नहीं दिया, परंतु यह अनुमान लगाया जाना स्वाभाविक है कि ये नियम केवल ऊसर भूमि पर ही लागू किया गया होगा। यह भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में यह पूरी तरह से लागू किया भी गया था अथवा सिर्फ एक सरकारी घोषणा बनकर के रह गया था। इल्तुतमिश, जो कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, उसने राजस्व की ओर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि उसके समय में इतिहास में कहीं भी इस बात का वर्णन हमको नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के मुस्लिम सेना अधिकारियों में हिंदू सरदारों को दबाने में ही ज़्यादातर व्यस्त रहते थे और युद्ध अभियानों में उनका ज़्यादा समय व्यतीत हुआ था। इसलिए वो भू राजस्व में किसी प्रकार के सुधार करने में हमको कहीं ना कहीं असमर्थ लगते हैं। बलबन के समय की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए तो यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इल्तुतमिश ने अपने सैनिकों और अमीरों और उनके वेतन के बदले में कुछ भूप्रदेश बांट दिए थे, जिनको कि बाद में इक्ता कहकर संबोधित किया जाने लगा था। बलबन, जो 13वीं शताब्दी में अधिकतर समय में सुल्तान रहा, उसे मंगोल आक्रमणों की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपनी सैनिक शक्ति को दृढ़ करे तथा अपनी विजय नीति को त्यागे। इसी आधार पर खम्मस से प्राप्त आय पूरी तरह से समाप्त हो गई और दूसरी ओर सेना का खर्च अत्यधिक बढ़ गया था। बलबन ने इसीलिए समस्त राजस्व व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया और देखा कि इक्तादारों में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। विशेषकर दोआब में इक्ता का अधिकार वंशानुगत हो गया है और मूल इक्तादारों की मृत्यु पर उनकी विधवाओं और कभी कभी दासों ने इन इक्ताओं को अपने अधिकार में ले लिया है और राज्य की किसी प्रकार की सेवा अथवा सैनिक सेवा किए बगैर वे राजस्व का उपभोग कर रहे हैं। यह स्पष्टतः इस्लाम के कानूनों के विरुद्ध था तथा राज्य के लिए अहितकर भी था। बलबन ने इसीलिए उनकी जानकारी कर ऐसे इक्ताओं को और उनके स्वामी जो मर चुके हैं अथवा सैनिक सेवा के लिए अयोग्य हो गए थे, उन्हें खालसा भूमि में मिलाने का प्रयास किया था। बलबन ने विधवाओं और अनाथों का इक्ताओं के बदले में उनकी आवश्यकताओं के लिए कुछ धन दिया गया था। साथ ही वह उन इक्ताओं को खालसा भूमि में मिलाना भी नहीं चाहता था, जिनके इक्तादार सैनिक सेवा के योग्य थे। परंतु बलबन के इस सुधार का विरोध इस आधार पर किया गया था कि इक्तादारों को इक्ता इनाम के रूप में दिए गए थे और उनसे इनको वापस लेना सर्वनाश को आमंत्रित करना था। बलबन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की प्रार्थना पर कोई सक्रिय परिवर्तन करने के लिए भी तैयार नहीं था, जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी का मत है। सुल्तान का ये रवैया दूसरे इक्तादारों के लिए एक चेतावनी सिद्ध हुआ था और संभवतः कुछ समय के लिए इक्ता के वंशानुगत होने की नीति पर रोक भी लगा दी गई थी। इस प्रयास में असफल होने पर बलबन ने शासन को दृढ़ करने के लिए आय की राशि और उसके स्रोतों पर कठोर नियंत्रण रखने की नीति अपनाई थी। उसने ऐसे अधिकारियों को निकाल दिया जिन पर कि उसे विश्वास नहीं था। उनके स्थान पर विश्वास पात्र और स्वामी भक्त सेवकों को नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश के उदाहरण को सामने रखकर बलबन ने
राज्य के प्रमुख प्रांतों को अपने पुत्रों के अधीन रखा था। इस प्रकार मुल्तान, समाना, अवध और बंगाल के प्रदेश उसके पुत्रों के अधीन हो गए थे, यानी कि बलबन के पुत्रों के अधीन। इसके अतिरिक्त उसने प्रमुख इक्ताओं में ख्वाजा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। ख्वाजा वजीर की सिफारिश पर सुल्तान के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वे इस प्रकार से केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और मुक्ति के कार्यों पर अंकुश रखने का काम भी किया करते थे। यद्यपि मुक्ति इक्ता का प्रमुख अधिकारी था और ख्वाजा उसके अधीन था, परंतु क्योंकि वह केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी था, इसलिए वो मुक्ति की मनमानी पर रोक लगाने में समर्थ हो गया था। इस तरह से बलबन ने बड़े ही सीमित रूप में इक्ताओं में द्वैत शासन को लागू किया था। इसी के साथ हमारा ये जो अध्ययन है वह यहाँ समाप्त होता है। इसको अगले वीडियो में हम निरंतर जारी रखेंगे।